हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो हमारे 12th का केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर देख रहे थे सॉलिड स्टेट्स। उसका है आज लेक्चर नंबर 8। आप लोगों ने पहले 7 लेक्चर देखना ज़रूरी है, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हमें देखनी है बैंड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी का यूज़ क्या है? टू आइडेंटिफाई और टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स और कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। तो आज हम देखेंगे बैंड थ्योरी में भी हो सकता है आज का लास्ट लेक्चर हो सॉलिड स्टेट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी मेटल की, नॉन मेटल की या मेटालॉइड्स की, ये थ्योरी क्या करती है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट हेल्प्स टू वेल डिफाइन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते, इंसुलेटर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, एंड सेमी कंडक्टर वो क्या होंगे, इन दोनों के इंटरमीडिएट होंगे। मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इंसुलेटर्स बिहेव होंगे। इसे भी वेल डिफाइन करती है कौन? बैंड थ्योरी। बैंड इज मेड बाय क्लोजली पैक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी लेवल पता है हमें, एस पी डी एफ को हम एनर्जी लेवल कहते थे, याद करो, एस पी डी एफ। तो एस की कितनी कैपेसिटी थी? 2 इलेक्ट्रॉन। पी की कितनी कैपेसिटी थी? 6 इलेक्ट्रॉन। डी की कितनी कैपेसिटी थी? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ की कितनी थी? 14। तो जो ये एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये क्या करते हैं, बैंड थ्योरी को अच्छे से, या बैंड क्या करते, बनाते। तो बैंड थ्योरी को बनाएंगे या फिर बैंड को बनाएंगे या बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। बैंड जो फॉर्मेशन होता है कैन बी को रिलेटेड बाय द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमोज। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते उसके साथ भी रिलेट करते। तो चलो देखते हम कौन से टाइप के बॉन्ड होते, बैंड होते, और मेन बैंड थ्योरी है क्या। तो मैं पहले एक एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ कि एक्चुअल में बैंड क्या होते। सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ सिलिकॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 14। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई होप सब लोगों को लिखते आता है। तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। ओके, हमें पता है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अगर इस एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इनको वैलेंस सेल कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? वैलेंस शेल ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं। इसमें देखो 2 है, इसमें 6 + 2 8 है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? वैलेंस शेल ऑर्बिटल कहेंगे। ओके, अगर मैं ये तीसरे को अगर ड्रॉ करूँ, हमने एक बार ड्रॉ किया था, आप लोगों को याद है या नहीं? अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया 3d। इसके नीचे कौन होगा? 2p 2s 1s होंगे इसके नीचे। तो मैं सिर्फ अभी वैलेंस को ड्रॉ कर रही हूँ, इस साइड से मैंने ये निकाल दिया। तो ये 3 ऑर्बिटल है अराउंड द न्यूक्लियस, 3s 3p एंड 3d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब जब ये एलिमेंट को हम हीट करते हैं तो क्या होने वाला है? हीट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले, इस लेवल से इस लेवल में क्या होंगे? मूव होंगे। हमें पता है कि जो भी एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते, उनकी वजह से क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास कर सकते हैं या क्यों पास नहीं कर सकते वो देखना है हमें। कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यों गुड कंडक्टर है। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, वो देख रहे हैं अभी हम। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अभी ये सिलिकॉन है ऐसे मत समझो, एक कोई तो भी एग्जाम्पल लेना था इसलिए मैंने सिलिकॉन लिया। तो अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब इसे हम हीट करते हैं या इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डी ऑर्बिटल में जाना है, राइट। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक बैंड बनाता है और उस बैंड का नाम होगा वैलेंस बैंड, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। और आफ्टर पासिंग करंट और हीट, ये क्या करने वाले, यहाँ से यहाँ मूव होने वाले, कंडक्शन करने वाले, इसलिए ये जो बैंड होगा इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके बुक में ये नहीं दिया है और ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली थ्योरी दी है तो थ्योरी से वो समझ में नहीं आएगा। तो हमने देखा हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट था जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ तक ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड थे, पैक थे, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को हटा नहीं सकता। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल की। तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल को मैंने ड्रॉ किया तो मुझे ऐसे पता चला कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम नीचे से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जंप करना है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ताकि वो क्या कर सके, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। तो जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड, और वहाँ जहाँ वैलेंस बैंड से वो जंप करके जहाँ पे कंडक्शन करेंगे हीट या इलेक्ट्रिसिटी का उसे क्या कहोगे, कंडक्शन बैंड। और इसके बीच में हमें जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे सब लोगों को गैप दिख रहा है, गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इस गैप को हम कहेंगे बैंड गैप। इसे दो बैंड के बीच का क्या होगा, गैप होगा, और also known as forbidden गैप। अभी ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैप ही डिसाइड करेगा आइदर एलिमेंट क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर सेमी कंडक्टर है। यहाँ तक समझ में आया है सबको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, वैलेंस बैंड में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये डी ऑर्बिटल है, वैकेंट है, 0 इलेक्ट्रॉन से, तो इसे यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होके जाएंगे, कंडक्शन करेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। एंड द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। अभी हमने जो बैंड गैप देखा या फॉरबिडन गैप देखा, वो डिसाइड करेगा कि जो एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटालॉइड है, मतलब वो एलिमेंट कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। We know metals are the good conductor of heat and electricity, so known as conductors. कंडक्टर्स किसे कहेंगे हम, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जिनका कंडक्टिविटी किसके कौन से रेंज में होगी, 10⁻⁴ to 10⁻⁷ पर ओहम। कल देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, पर ओहम पर मीटर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये होगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी जब मेटल का हम ड्रॉ करते हैं दोनों बैंड, तो ऐसे ऑब्जर्व होता है कि ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होंगे, दे ओवरलैप ऑन ईच अदर। वो क्या करते, एक दूसरे पे क्या होते, ओवरलैप होते। मतलब जो फॉरबिडन गैप होगा, फॉरबिडन गैप या जो बैंड गैप होगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ये क्या होगा, 0 होगा।
मतलब गैप ही नहीं है उनके बीच में, दोनों एक दूसरे पे क्या हो चुके, ओवरलैप हो चुके हैं। अभी क्या होता है, ये कौन सा है, वैलेंस बैंड है, और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड है। जनरली क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, कंडक्शन बैंड में क्या करना है, जंप करना है। तो बहुत कम डिस्टेंस है उसे ही ट्रैवल करने के लिए, तो इजीली क्या हो सकते, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में इजीली क्या कर सकते, मूव कर सकते। इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। metals are good conductor of heat and electricity because in their band, valence band and the conduction band overlap each other. The forbidden gap or the band gap is equal to 0. तो electron easily jump due to overlapping and overlapping of these two band. तो जो भी एलिमेंट्स ऐसा शो करेंगे कंडीशन, वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। और ऐसा कौन शो करता है, मेटल शो करता है, इसलिए मेटल को क्या कहोगे, कंडक्टर्स कहोगे। ओके, सेकंड है नॉन मेटल्स, उनको इंसुलेटर भी कहते हैं, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल के लिए जब हम कंडक्शन बैंड ड्रॉ करते हैं, जो बैंड है कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, उनके बीच का जो फॉरबिडन गैप है या फिर बैंड गैप है, वो क्या होगा, बिगर होगा, बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इतना होता है या इससे ज़्यादा गैप होगा दोनों के बीच में। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते, इनको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे जंप करना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो यहाँ से यहाँ पे जंप करना पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कांट जंप फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सो यहाँ पे कंडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तब भी कंडक्शन हो सकता है। ये गैप बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते, जंप नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। और जो एलिमेंट ऐसा दिखाते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, इसीलिए नॉन मेटल को क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहेंगे। कंडक्टिविटी कितनी होगी उनकी, 10⁻20 टू 10⁻10 पर ओहम पर मीटर। एक बार फिर से समझ लो, नॉन मेटल के लिए जब हम लास्ट जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है उसे जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वैलेंस बैंड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके बाहर का जो एम्प्टी होगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है, लेकिन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते। मतलब फॉरबिडन गैप और बैंड गैप क्या है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, इसलिए कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्शन के अपोजिट क्या होगा, इंसुलेटर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एग्जाम्पल होंगे नॉन मेटल्स। थर्ड जो होगा मेटेलॉइड्स, या इसे हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। और जब इसके लिए हम एम्प्टी बैंड और इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा दिखाई देता है कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है उनका गैप क्या होता है, लेस दैन एंड इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, फॉरबिडन गैप भी कहते हैं इसे, या फिर बैंड गैप भी कह सकते हो। ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है। इसे एम्प्टी भी कहते हैं, एम्प्टी बैंड, और इसे इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, गैप क्या है, कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप भी कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक कंडीशन है, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन जंप भी नहीं कर सकते। मतलब दे आर बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटेलॉइड्स कहेंगे, इसलिए उनको सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर मतलब कभी कभी कंडक्शन हो सकता है, कभी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्टली यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी होगी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसकी होगी 10⁻6 टू 10⁻4 पर ओहम पर मीटर। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन था बैंड थ्योरी का।
तो ये थे सेमीकंडक्टर। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेमीकंडक्टर कब इंसुलेटर होंगे और कब कंडक्टर होंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है लोअर है तो ये होंगे एक्ट होंगे एज अ इंसुलेटर, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एक्ट हो गया एज अ कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। तो क्या है, सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। तो जो सेमीकंडक्टर है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। टेम्परेचर कम हुआ तो इंसुलेटर हो गए, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो कंडक्टर होंगे। तो अभी हमें देखना है कि सेमीकंडक्टर के कितने टाइप है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है उसके एक्चुअल दो टाइप है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, और उसे डोपिंग भी कहते हैं। डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो डोपिंग वाला भी हमें देखना है और इंट्रिंसिक भी देखना है। तो पहला देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड नहीं है। मतलब जो इम्प्यूरिटी वाले होंगे उनको एक्सट्रिंसिक कहोगे और जो प्योर होंगे उनको क्या कहोगे, इंट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर्स विच हैव वेरी लो, बहुत कम होती है इनकी कंडक्टिविटी, बट फाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होगा, फाइनाइट मतलब सीमित, मतलब ऐसे बाउंडेड होगी, बहुत बहुत बड़ी नहीं हो सकती। तो ये जब वेरी लो और फाइनाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी प्योर सेमीकंडक्टर की, कोई भी उसमें इम्प्यूरिटी की एडिशन नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक की, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टूवर्ड द कंडक्शन बैंड। जैसे हम क्या करते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। एट हाई टेम्परेचर देयर आर मोर मोबाइल, मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड मोर वैकेंसीज इन वैलेंस बैंड। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। इसीलिए ये सेमीकंडक्टर क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे एट लो टेम्परेचर और कंडक्टर होंगे एट हाई टेम्परेचर। तो जो हमने देखा कि प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। तो डोपिंग क्या है वो समझ लो पहले। डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी। माइन्यूट मतलब बहुत कम अमाउंट में क्या करनी है, इम्प्यूरिटी को ऐड करना है इन सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। एंड द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इज नोन एज द डोपेंट। मतलब जो भी हम ऐड कर रहे हैं इम्प्यूरिटी उसे क्या कहेंगे, डोपेंट कहेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड मीन्स जिसमें इम्प्यूरिटी ऐड हो चुकी है, हैविंग हायर कंडक्टिविटी दैन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो चुकी है, डोपिंग की वजह से इंक्रीज हो चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कैसे डिफाइन होगा, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग हायर कंडक्टिविटी दैन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मतलब जब भी आप प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्यूरिटी ऐड करोगे उसे डोपिंग कहोगे, और ऐसे डोप्ड सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो चलो देखते टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो हो जिसका क्या हो चुका है, डोपिंग हो चुका है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्प्यूरिटी ऐड करने की वजह से इंक्रीज हो चुकी है। तो दो टाइप की इम्प्यूरिटी ऐड होगी, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कितने टाइप है, दो टाइप है, एन टाइप एंड पी टाइप। जो स्मॉल एन एंड स्मॉल पी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल एन का मीनिंग होता है निगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे यहाँ पे। और पी टाइप मतलब क्या होंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट लेस होंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 13, 14, 15। इससे मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि एन टाइप कब बनता है और पी टाइप कब बनता है। आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो ये अच्छे से समझ लो। तो हमें पता है
जो ग्रुप 13 होता है उसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 13, 14, 15। तो ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं, 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं और 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो ये जो होगा ग्रुप 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है। टीन, लीड, ये मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो ये है। तो अभी देखो कब एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा और कब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। सपोज मैंने सिलिकॉन को सिलेक्ट किया फॉर डोपिंग पर्पस, मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तो है, प्योर फॉर्म में क्या करेगा, बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी, उसे हमें बढ़ाना है बाय एडिंग इम्प्योरिटी। तो एक बार इस साइड की इम्प्योरिटी ऐड करनी हमें और एक बार इस साइड की इम्प्योरिटी ऐड करनी है। तो हमें पता है जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इस साइड से इस साइड जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ता है, 1 से बढ़ता है, राइट। और यहाँ से यहाँ कितने बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मतलब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो हम देखते बोरॉन का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। ओके, कार्बन का 6 है, एक ही इंक्रीज हुआ, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का एक इंक्रीज होगा 7, 1s2 2s2 2p क्या होगा 3। आ रहा है समझ में। मतलब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरी फैमिली के लिए सेम होता है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम तो हमें मिलेगा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14। और ग्रुप 14 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो जैसे कि सिलिकॉन है, ये सेमीकंडक्टर है लेकिन प्योर कंडीशन में बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसकी, उसे हमें इंक्रीज़ करना है बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जिसे हम डोपिंग कहते हैं। तो जब हम उसमें ऐड करेंगे फॉस्फोरस एज अ इम्प्योरिटी, सिलिकॉन से फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा होंगे, तो जब हम ऐड करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट एज अ इम्प्योरिटी इन ग्रुप 14 एलिमेंट, तब बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या होगा, निगेटिव सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे और एक क्या होगा, वैकेंट रहेगा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे। तो आपको क्या याद रखना है, व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट इज एडेड एज अ इम्प्योरिटी इन ग्रुप 14 सेमीकंडक्टर, देन इट एक्ट एज अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और जब हम इसमें 14 के ग्रुप में 13 का कोई इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये इसकी 4 बॉन्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म होना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी दिखाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन ग्रुप 13 एलिमेंट आर एडेड एज अ इम्प्योरिटी इन ग्रुप 14 सेमीकंडक्टर। मतलब जब आप 15 को ऐड करते हो एज ए इम्प्योरिटी इन द 14 ग्रुप तब एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब हम 13 के एलिमेंट को ऐड करते हैं एज ए इम्प्योरिटी इन ग्रुप 14 एलिमेंट तब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो अभी देखते हैं कैसे। पहला टाइप देखते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है ग्रुप 14 में से सिलिकॉन और ग्रुप 15 में से फास्फोरस ले रही हूँ। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 284 एंड फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 285। तो इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है जिसे हम टेट्राहेड्रल बॉन्ड भी कहते हैं। तो 4 बॉन्ड होंगे चारों साइड से। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर सिलिकॉन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4, बिकॉज लास्ट सेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली उतने बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।
तो ये था प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन, जिसकी कंडक्टिविटी लोअर है। हमें इसे इंक्रीज करना है बाय डोपिंग प्रोसेस, मीन्स बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट। तो यहाँ पे ग्रुप 15 में से फॉस्फोरस ऐड किया, जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जैसे हम इस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, मतलब ये कितने बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी, इसमें 5 बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है। तो क्या हुआ, जैसे ही फॉस्फोरस ऐड करते हैं तो मोस्टली कितने बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, मोस्टली 4 ही बॉन्ड, 4 से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो कर सकता। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के साथ क्या कर रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे यूज़ हुए इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, अभी वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके साथ कोई भी पेयरिंग में नहीं है, ना ही वो कहीं पे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऐसा फिफ्थ वाला बॉन्ड फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिनोट करते हैं, e⁻⁻। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस हो गए, इसलिए इसे निगेटिव टाइप मतलब n टाइप का क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, और इसे हम कहेंगे n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक बार फिर से सुन लो, सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट था, प्योर सेमीकंडक्टर है ये। इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इसको डोपिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी की ज़रूरत है। तो ग्रुप 15 में से एक एलिमेंट यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइन्यूट अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में इसको ऐड जब हम करेंगे, तो जैसे हम ऐड करते हैं तो इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के, फॉस्फोरस के 5 थे। तो 5 में से वो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ यूज़ कर रहा है इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर में, मतलब निगेटिव चार्ज एक्सेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, n टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। दूसरा टाइप है p टाइप, जिसे पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेस होंगे, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं इम्प्योरिटी की तरफ से। तो यहाँ पे था सिलिकॉन, ये सिलिकॉन क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर था, इसकी कंडक्टिविटी लोअर है। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं बोरॉन एज अ इम्प्योरिटी, और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 5a, तो क्या होगा 2 3। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो डोपिंग प्रोसेस हुई, ग्रुप 13 में से क्या हुआ, बोरॉन को ऐड किया गया सिलिकॉन में टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे इसे ऐड करते हैं तो इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके कितने बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है, 3 बॉन्ड। तो इसने इस सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे थर्ड बॉन्ड फॉर्म हुआ, लेकिन 4th बॉन्ड फॉर्म हुआ ही नहीं। तो 4th बॉन्ड फॉर्म न होने की वजह से क्या हो गया, जो सिलिकॉन का 4th इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन वैकेंट रह गया, एंड बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ, बोरॉन की तरफ से एक होल जनरेट हुआ। तो ये जो होगा इसे होल कहोगे। होल क्या है, द मिसिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, उसे हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का है, लेकिन बोरॉन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहेंगे p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जहाँ पे होल होता है मतलब नो इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो ये क्या होगा, p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये था बच्चों n टाइप ऑफ एंड p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, वो देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड क्या हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक। लेकिन उससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आ रही है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो क्या होते हैं, स्पिन होते हैं कंटिन्यूसली इन दैट एक्सिस, मतलब वो क्या है, एक जगह पे खड़े नहीं, कंटिन्यूस क्या होंगे, मूव होते रहेंगे। ओके, और मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अनबैलेंस होगा, मतलब अनसाइड। हमें पता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते और एक को ऐसे लिखते, मतलब दोनों का स्पिन क्या होगा,
अपोजिट होगा, मतलब ये जो एक्सिस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होगा, दोनों अपने अपने क्या है जो मूवमेंट है उससे क्या करते हैं, बैलेंस करते, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट क्या होगी, किसी भी एक ही टाइप की होगी, आइदर ऐसी हो सकती है या फिर उल्टी हो सकती है, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। When electrons are paired, their spin is balanced, and when electrons are unpaired, the spin is unbalanced, और इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। तो on the basis of magnetic properties, solid are classified into 3 major classes। तो सब 3 मेजर क्लास है, डायामैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड द फेरोमैग्नेटिक। तो ये दो आप लोग सुन चुके हो, याद करो, एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इसके बारे में सुन चुके हैं, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक पता नहीं था। अभी तीनों को भी अच्छे से देख लेते हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने ओन एक्सिस में क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, एक दूसरे को बैलेंस करते, अगर सिंगल है तो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, ये अनबैलेंस स्पिन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और ये क्या होगा, बैलेंस मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो 3 टाइप है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो पहला देखो डायामैग्नेटिक, द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आर वीकली रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सॉलिड। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में होते, जहाँ पे बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक कहेंगे। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे N2A, F2A, NaCl, H2OA, TiO2A, V2O5A। ये दोनों मैंने इसलिए लिखे क्योंकि हमेशा MCQ में आते। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन है। तो ये सब जो होंगे मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे कंटेन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते, पेयर होते, इसलिए क्या होंगे, वो डायामैग्नेटिक होंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द स्पिन एंड हेंस कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते, कैंसिल करते। इस साइड से जितना स्पिन होगा, इस साइड से भी उतना ही स्पिन होता है, तो एक दूसरे को क्या करते, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते, उनको क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन लास्ट लेवल। सेकंड है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होगा, ऐसी कंडीशन हुई तो, द सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे एक ही साइड से, कई इस साइड से होगा या इस साइड से होगा, एक ही मूवमेंट होगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है, और ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, दिखाएंगे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिज्म को क्या करते, एग्जिबिट करते, मतलब इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक द मैग्नेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, O2 है, उसके बाद Cu2+ है, Fe3+ है, Cr3+ है, टिटेनियम ऑक्साइड है, वहाँ पे TiO2 था, यहाँ पे TiO है सिर्फ, इसे भी याद रखना है, हमेशा आता है MCQ में। तो ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, और 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ही साइड से होगा, बैलेंस नहीं हो सकता, उनको क्या कहोगे, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, द सब्सटेंस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कहाँ अट्रैक्ट हो रहे, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेट कहेंगे। दे कैन बी यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। मतलब परमानेंटली जो मैग्नेटाइज्ड होंगे, उनको बनाने के लिए इनको हम यूज़ कर सकते हैं। दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रेजेंट होते तो इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लेते उसके बाद भी उन पे जो मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, उन्हें क्या कहोगे, फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, CrO2 एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है,
फेरोमैग्नेटिक के नेचर में, मतलब ये दोनों भी टाइप में नहीं होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास, बट क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल भी ले तो भी उन पे वो इफेक्ट क्या रहता है, हमेशा के लिए रहता है, उनको क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो सॉलिड स्टेट था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब जो फर्स्ट यूनिट था, मतलब अभी तक हमारे 3 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल है उसे अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।